यस विश्वा। जिस टेम्परेचर पर प्रेशर और वॉल्यूम जीरो होता है, मतलब कि वो कांस्टेंट होता है। मुझे नहीं आ रही कि किसी को नहीं आ रही, मैं ऐसा पूछ रहा हूँ। विश्व आपकी आवाज आ रही है बहुत फीबल। ऐसा होता है ना, ऐसा आ रहा है। ट्राई कर एक बार, गिव वन मोर ट्राई। आई ऑल इज वेल। सर जिस टेम्परेचर पे प्रेशर और वॉल्यूम जीरो होता है, वो कांस्टेंट होता है, वो एब्सोल्यूट। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मुझे सुनाई दिया, पर वो थोड़ा थोड़ा ही था, पूरा कान लगा दिया मैंने उधर। बट ठीक है ठीक है ठीक है। सुजल, सुजल की सुनते एक बार, तो मुझे यस नो बोलते ना, सुजल जो बोलता है उस पर। So the temperature at which the pressure or volume of gas becomes zero, so the gas cannot exist at that temperature. ये तो ठीक है, कॉपी वाली डेफिनेशन से ये तो चल जाती है, तो एग्जाम में नंबर तो दिला देगी। बट आपको थोड़ा फीलिंग आना चाहिए एब्सोल्यूट जीरो सुनते से। एब्सोल्यूट जीरो इज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर इन द यूनिवर्स। इस पूरे यूनिवर्स में सबसे लोएस्ट वैल्यू जो टेम्परेचर का हो सकता है, हुआ नहीं है, पॉसिबल है कि हो सकता है, वो होगा इन सेल्सियस -273.15 डिग्री सेल्सियस। इतना कम, और इसको कैल्विन में कन्वर्ट करोगे तो +273 करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा 0 कैल्विन। और 459 पॉइंट समथिंग समथिंग इन फ़ारेनहाइट। तो ये तीनों स्केल्स में मैंने आपको एब्सोल्यूट जीरो बताया कि ये लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है, इससे कम टेम्परेचर नहीं हो सकता। हालांकि सुजल ने जो बोला है वो सही है, डिफाइन वो आपके नोट्स में दिया, वही याद रखना है आपको कि ये टेम्परेचर अचीव करते वक्त जो ग्राफ बनाया गया है, उस ग्राफ पे से वो डेफिनेशन आया है, जो पहला डेफिनेशन दिया है। अगर ये टेम्परेचर अचीव हो गया, देन एंटायर मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप्स। सब मॉलिक्यूल रुक जाएंगे अपनी अपनी जगह पर, अगर हो गया तो। यूनिवर्स में एक जगह है बूमरैंग नेबुला, एक ऐसी जगह है, मे बी आपने नाम सुना है या नहीं सुना है। उसका टेम्परेचर पूरे यूनिवर्स में सबसे कम डिटेक्ट किया गया है। और जैनल इधर ध्यान दो, बूमरैंग नेबुला का टेम्परेचर 1 केल्विन के आसपास है, मतलब वो भी इतना नहीं है, इससे थोड़ा सा ज्यादा है। और पर वो जगह का डिस्टेंस अर्थ से कितना दूर है? क्या होता है एलवाई? लाइट ईयर्स। लाइट ईयर्स। लाइट ईयर्स होता था। एक साल में जो लाइट डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको लाइट ईयर बोलते हैं, विच इज कुछ तो था चैप्टर 2 में पढ़ा था। क्या था लाइट ईयर का वैल्यू? हाय पंथ, हाय हाय भेजा तूने, मैंने हाय बोलना भूल गया। लाइट ईयर का वैल्यू 10 रेज़ टू द पावर कुछ कितने में आता था? कोई तो बता दो। 15। यस, 9.46 into 10 raised to the power 15, या अप्रोक्सीमेटली बोलते थे 10 raised to the power 16, तो वो याद रख लेना, 10 के बाद 16 जीरो। इतना डिस्टेंस लाइट ट्रैवल करती है एक ईयर में। और ऐसे कितना ईयर? 5000 लाइट ईयर दूर ऐसी चीज का जगह है जिसका नाम रखा गया है बूमरैंग नेबुला। तो वहां का टेम्परेचर इतना देखा गया। तो बेसिकली एब्सोल्यूट जीरो इज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, और उसका वैल्यू होता है इतना। डेफिनेशन पहली और दूसरी दोनों में से कोई भी याद रख सकते हो जो नोट्स में है। ये किसी भी गैस के लिए सेम ही होगा, मतलब कोई भी टाइप की गैस हो, गैस ए, गैस बी, गैस सी। ग्राफ बाजू में दे रखा है। ग्राफ के अकॉर्डिंगली अगर मैं बताऊं, अरे भाई पंथ, अगर ग्राफ फॉर अ पर्टिकुलर गैस प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ बनाया जाए, तब वॉल्यूम को कैसा रखा जाएगा? कांस्टेंट। तो वो ग्राफ ऐसा बना, टेम्परेचर कम करते जाओ, प्रेशर भी कम होता जाएगा क्योंकि मॉलिक्यूल नजदीक आते जाएंगे, मतलब प्रेशर बेसिकली बढ़ना कम हो जाए। बट एक सर्टेन लिमिट के बाद गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये ग्राफ आगे जा ही नहीं पाया। बट हम ठहरे जुगाड़ू यहां पर, क्योंकि ये ग्राफ स्ट्रेट जा रहा था तो इसको सिर्फ एक्स्ट्रापोलेट किया गया। क्या कि ये लाइन जिसको फॉलो कर रहा है वो कहां पे जाके एक्स एक्सिस को टच करती, तो वो एक्सिस से हमको आइडिया लग गया
क्योंकि प्रेशर नेगेटिव नहीं हो सकता। तो वहां पे जहाँ पे ये एक्स एक्सिस पे गया, वहां पे टेम्परेचर कितना हो रहा था, -273.15 डिग्री सेल्सियस। अर्थ पे तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं, हुआ भी हो तो अभी हाल मेरे नजर में नहीं है, बट यूनिवर्स में जो नेचुरल है, एक्सपेरिमेंटली कुछ करा जाए अलग बात है, नेचुरली ये टेम्परेचर 5000 लाइट ईयर दूर है हमसे एक जगह। बस, तो ये मैंने बकवास थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट है इसलिए की थी, बाकी सिर्फ डेफिनेशन याद रखना है और कुछ नहीं है इस पूरे पार्ट में। अब मैं मेन वाले पार्ट पे जाता हूँ, विच इज थर्मल एक्सपेंशन। जिसके वीडियो ऑफ आ रहे हैं वो या तो जाना चाहते हैं, मतलब बेसिकली निकलना चाहते तो बोलो, आज इच्छा नहीं है क्लास में पढ़ने की तो बोल दो, मैं यूं ही निकाल देता हूँ। एक्सक्यूज तो होगा देने को कि सर ने निकाला था। बैठना नहीं पड़ेगा। ओके, ऐसे काली ब्लैक स्क्रीन को पढ़ाने में मुझे मजा नहीं आता। हीत, कुछ कहना चाहते हो? हाँ सर। नहीं, मैं नहीं कहने दूंगा अभी, अभी बात में। इससे रिलेटेड था क्या हीत? हाँ सर। कह दे यार, कह दे, पेट वो दुखेगा। 5000 वो लाइट ईयर वो लोग कैसे फाइंड करते इतना दूर का? मेथड होते हैं, इसके लिए पढ़ना पड़ता है भाई। 11th क्लियर करो पहले, फिर बताता हूँ। अलग अलग तरीके होते हैं। अच्छा ये बता, यस सर। सन पे आज तक कोई जा पाया है? नहीं सर। जा पाएगा? नहीं सर। नहीं सर, फिर जा भी पाएगा वो पता नहीं सर अब आगे। कैसे जा पाएगा? अबे अभी अभी कुछ नहीं है, सन का टेम्परेचर पता है? सर एक बात बोलूं सर, हमको पता था हम एक देश से दूसरे देश जा पाएंगे, तो भी जा रहे हैं ना अभी उड़ के। वो सर आगे क्या होगा पता नहीं अब आगे। चल ठीक है, अभी जा पाया कोई? नहीं सर। पर क्या देखो, सन तक का डिस्टेंस पता है हाँ सर। क्या होता है? वो सर अभी देख के बताता हूँ। उस डिस्टेंस को बोलते क्या है? फिजिक्स में डेफिनेशन था। हाँ सर वो 2 मिनट सर, वो कुछ क्या था? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सर। है ना? वो अब पता तो है ना, 10⁻⁸ में कुछ आता था। पता तो है हाँ ना। सर। कभी तूने पूछा वो पता कैसे लगा? साला कोई इंस्टेप लेके गया था क्या कोई? होते मगर सर वो तो नजदीक है ना सर, इसीलिए थोड़ा तो पता लगा, ये तो बहुत नजदीक, दूर है। नजदीक से क्या मतलब है? तू गया कभी? पहुंचा वहां नहीं तक? सर। फिर भी डिस्टेंस तो फाइंड करके रखा हुआ है ना। तो अगर उधर का किया जा सकता है तो देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट मेथड्स जिसके थ्रू ये एस्ट्रोनॉमी और ये सब होती है। आज अपने वो डिस्कस नहीं कर रहे, बट होती है। सर ओके सूरज सर। तो दिखता है। क्या? सन दिखता है, ये दिखता थोड़ी ना है। तो मैंने बोला ना, आपने भी आधी चीजें पढ़ी नहीं, अभी हिडन है आपके लिए। 11th में पूरा ज्ञान नहीं मिलता ना सुजल। ये मैंने पहले भी बता रखा है, ये वो टीवी सीरीज है जो पहले साल में खत्म नहीं होने वाली है। वहां पे थोड़ा बिल्टअप होगा, माहौल क्रिएट होगा, मजा आएगा। फिर दूसरे सीजन को देखोगे, वो आपका कोई दूसरा स्टैंडर्ड होगा। फिर थर्ड सीजन आएगा। इसको तो फ्रेंड्स के सीजन की तरह देखने के। सर ये सीरीज ना देखनी हो तो? 10-11 सीजन तक खींच के चलेंगे अपने। या ज्यादा देखना है, देसी आना, देसी लेवल पर तो तारक मेहता के एपिसोड्स है ना, उसको देख लेना। इतना पढ़ना बाकी है अभी यार। गुजरात है तो मेरा तारक मेहता तो बोल सकते हैं। चलो, आज के दिन की बकवास खत्म। अब आते हैं टॉपिक के ऊपर। अब आता है आज का टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन। बड़ा पपलू सा टॉपिक है, बहुत इजी है। थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल का मतलब होता है हीट, एक्सपेंशन का मतलब होता है फैल जाना, एक्सपैंड हो जाना। तो जब भी आप नॉर्मली किसी ऑब्जेक्ट के अक्रॉस हीट सप्लाई करते हो, ऑब्जेक्ट को हीट सप्लाई करते हो, तो उसका बेसिकली कुछ डायमेंशंस में बढ़ोतरी दिखती है आपको, इंक्रीमेंट दिखता है। मे बी लेंथ बढ़ जाएगी, मे बी वॉल्यूम बढ़ने लगेगा, मे बी एरिया बढ़ने लगेगा। तो इस पर्टिकुलर फिनोमिना को क्या नाम दिया गया? थर्मल एक्सपेंशन। स्वाति मैम, जिसके वीडियो ऑफ आ रहे हैं, फटाफट घर पे फोन लगाओ, पूछो तो सही बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। ये देखो, ये देखो, एक बार में मेरी स्क्रीन सब वीडियो ऑन हो गए। स्वाति मैम, दिस टाइम आई मीन इट। हाँ, कोई मस्ती नहीं। कोई 1-2 बकरे मिल जाएंगे, आपका दिन बन जाएगा। पीछे से सोचो ना, वीडियो ऑन है, घर वाले मम्मी के आगे टपली पड़ेगी सबके सामने, मैं रिकॉर्ड तो कर ही रहा हूँ, अपने अपने मीम पेज पे डालेंगे। टीचरों पे क्यों मीम बने भाई, स्टूडेंट भी जरूरी है। ठीक है, ऑलराइट। सो थर्मल एक्सपेंशन फिनोमिना है, कब देखने को मिलता है? जब चीजों को हीट दी जाती है। हीट देने से उनके डायमेंशंस इंक्रीज होते हैं। डायमेंशंस कौन कौन से हम बात करेंगे? लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम। अब ये थर्मल एक्सपेंशन होता है कि होगा वो समझो।
केमिस्ट्री में बताया गया है कि जो ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके बीच के डिस्टेंस नॉर्मली तो फिक्स होते हैं, ये डिस्टेंस फिक्स होते हैं दो एटम्स के बीच का, दो मॉलिक्यूल्स के बीच का। बट जब आप इसको हीट देते हो तो ये क्या करते हैं, अपनी जगह पे वाइब्रेट करने लगते हैं, बहुत तेजी से वाइब्रेट करने लगते हैं। बिकॉज ऑफ दैट उनके बीच का एवरेज एटॉमिक डिस्टेंस बढ़ने लगता है। अब अगर हर दो मॉलिक्यूल के बीच का एवरेज एटॉमिक डिस्टेंस बढ़ने लगेगा तो अल्टीमेटली आपको फाइनल जो डायमेंशंस होंगे ऑब्जेक्ट के वो थोड़े से इंक्रीज हुए दिखते हैं एज कंपेयर टू ओरिजिनल डायमेंशन। तो वो लेट से ओरिजिनली लेंथ L थी तो बढ़ के कितनी हो गई, L प्लस डेल्टा L। तो दिस इज द कॉज ऑफ एक्सपांशन, कि जब आप चीजों को हीट करते हो, जैसे एक रबर बैंड को बार बार स्ट्रेच अनस्ट्रेच करोगे तो अल्टीमेटली थोड़ा सा तो बड़ा हो जाता है ना रबर बैंड भी स्ट्रेच होके, वो चीज अंदर भी हो रही होती है। मॉलिक्यूल्स को जब आप हीट सप्लाई करोगे तो वो क्या करेंगे, अपनी जगह पर वाइब्रेट करने लगेंगे, बहुत तेजी से वाइब्रेट करने लगेंगे। उसकी वजह से क्या होता है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच का एवरेज एटॉमिक डिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। अब एक बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत सारे, तो सबके बीच का थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, थोड़ा थोड़ा सही बढ़ेगा, तो अल्टीमेटली आपको पूरी बॉडी के डायमेंशंस में थोड़ा सा इंक्रीमेंट दिखता है। दिस इज द कॉज ऑफ एक्सपेंशन। किसी को डाउट? नो? तो बेस्ड ऑन देयर डायमेंशंस कौन सा डायमेंशन इंक्रीज डिक्रीज होने वाला है, उस पर हमने थर्मल एक्सपेंशन को तीन टाइप में डिवाइड किया। एक होता है लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन नाम सुन के समझ आता होगा, कौन सा डायमेंशन इंक्रीज हो रहा होता होगा? लेंथ। लेंथ। सिंपल सी चीज है, लेंथ। दूसरा होता है एरिया एक्सपेंशन, उसमें कौन से डायमेंशन की बात करेंगे हम, एरिया। इसके दो दो नाम होते हैं, कभी कभी एरिया की जगह सुपरफिशियल वर्ड भी यूज किया जाता है, सुपरफिशियल या एरियल एक ही बात होती है। एंड थर्ड इज वॉल्यूम एक्सपेंशन, तो वहां पे वॉल्यूम की बात करेंगे। तो बेसिकली थर्मल एक्सपेंशन में हम तीन पढ़ने वाले, लीनियर एक्सपेंशन, एरिया एक्सपेंशन एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन में ऑब्जेक्ट का लेंथ वाला डायमेंशन बढ़ रहा होगा, एरिया में ए बढ़ता है, वॉल्यूम में वी बढ़ता है। इज दैट क्लियर? ऑल राइट। अब हर डायमेंशन से रिलेटेड एक कांस्टेंट होता है, हर डायमेंशन का, सॉरी हर डायमेंशन क्या बोलो, हर एक्सपेंशन का अपना एक कांस्टेंट है। जैसे पहला है लीनियर एक्सपेंशन, आर्ची ध्यान से सुनना, पहला है लीनियर एक्सपेंशन। तो लीनियर एक्सपेंशन से रिलेटेड जो कांस्टेंट होता है उसको बोलते हैं हम अल्फा। कोई मुझे अल्फा का नाम बताएगा ढूंढ के नोट्स में से? पूरा पेज तुम्हारे पास है, बोल दे दक्ष, बोल जल्दी बोल बोल। The coefficient of linear expansion. यस, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। फिर होता है एरिया से रिलेटेड एक और कांस्टेंट होता है एरिया एक्सपेंशन से, वो होता है बीटा, कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन या सुपरफिशियल एक्सपेंशन। सही बोला ना मैंने? हाँ। एंड थर्ड वन इज अल्फा आ गया, बीटा आ गया, तो 1 2 के बाद 3 आता है ना, मैथ्स में ऐसा मैंने पढ़ा है। तो अल्फा आया, बीटा आया, तो उसके बाद गामा आ जाता है। तो गामा, तो गामा क्या होगा, नाम बार बार बोल के रखना, बिना नाम बोले याद नहीं होते। अल्फा इज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, बीटा इज कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन, गामा इज कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो सब में कोएफिशिएंट वर्ड तो कॉमन है, सिर्फ लेंथ, एरिया एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन, ये लगाते जाना है आपको। पढ़े आगे? पढ़ लेते हैं, ठीक है। ठीक है, अब मैं आपको इनके फॉर्मूलेस डिराइव करवाता हूँ। नोट्स में तो डायरेक्टली दिए हुए, बट थोड़ा डिराइव करवाता हूँ तो उससे मेरा आगे का काम भी हो जाएगा थोड़ा। तो 3 अपने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले अगर एक रॉड थी जिसकी ओरिजिनली लेंथ L थी एट टेम्परेचर T, तो टेम्परेचर को बढ़ाने पर लेंथ में थोड़ा सा इंक्रीमेंट आया होगा।
एक चीज याद रखना, ये जो इंक्रीमेंट इन लेंथ होता है, चेंज इन लेंथ होता है, वो बहुत बड़ा नहीं होता है। नहीं तो आपके दिमाग में तो ऐसा लालच आ जाएगा, 5 मीटर लेंथ की जरूरत थी, मार्केट से 2.5 मीटर खरीदेंगे, बाकी हीट दे देंगे, साला 5 बना देंगे। ऐसा नहीं होता, 2.5 का 5 नहीं हो सकता। इसमें होता है 2.5 का 2.6 हो जाएगा, 2.0607, मतलब एक्सपांशन जो के नई लेंथ मिलेगी वो बहुत छोटी होती है, एक्सपांशन बहुत बड़े बड़े नहीं होते। और ज्यादा ट्राई करोगे हीट देने का तो आपके पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का पटाखा बोल जाएगा, मतलब जल जाएगा पूरा का पूरा। तो ऐसे दिवाली ना बनानी हो तो नॉर्मल ही हीट सप्लाई की जा सकती है। हर एक की अपनी लिमिट होती है। आप में भी जैसे कभी कभी लाफे पड़ते होंगे मम्मी पापा के, एक लाफा पड़ेगा तब तक फ्रेंड से बात करते, मस्ती मस्ती में उसने एक चटा दी, चलो चल जाएगा, मस्ती में उसने एक और मार दी, पीठ पे चल जाएगा, तीसरे में तो आग बबूले होते हो ना, ऐसे कैसे कर रहा है भाई, क्या मारे ही जा रहे हैं ठंड में। तो वहां इस सब की लिमिट है, इधर भी लिमिट होती है। बोलो हित। सर वो जो आपने रबर बैंड का बोला ना कि वो हम जब स्ट्रेच करते, तो सर हमें वो थोड़ा सा ठंडा क्यों लगता है जब स्ट्रेच करके छोड़ते हैं तो? ठंडा लगता है कि चिपकती है जोर की? नहीं सर, ऐसे ऐसा सर होता है, वो रबर बैंड का आप करना ऐसे एकदम उसकी लिमिट तक स्ट्रेच करेंगे, फिर अचानक उसके जो ओरिजिनल लेंथ पे आएगा तब सर वो थोड़ा ठंडा लगता है, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, वर्क डन किया, एनर्जी स्टोर हुई, वापस एनर्जी रिलीज हुई, ठंडा हो गया। बाकी पता नहीं अब तू क्या बोल रहा है, मैंने कभी रबर बैंड को ठंडा फील होते हुए नहीं देखा, पर ठीक है मैं मान लेता हूँ इतना। चल आज का टॉपिक वो नहीं, अपने हित उस पर भी बात करेंगे कभी फ्री हो गए। जिस दिन मेरे पास कोई काम नहीं होगा उस दिन अपने इसी भी लेके बैठेंगे, एक रबर बैंड को लेके बैठेंगे, कूल करेंगे उसको बिठा के। और ठीक है चलो, एल और चेंज इन लेंथ होता है डेल्टा एल। अब ये जो चेंज इन लेंथ है डेल्टा एल, वो किस किस पर डिपेंड करेगा, मतलब जो आपकी लेंथ इंक्रीज हो रही है वो किस किस पर डिपेंड करेगी। पहला, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ। आपने कितनी बड़ी लेंथ का वो रॉड लिया होगा या वायर लिया होगा। अब इसको समझो, अगर एक लेंथ आपने कंसीडर करी लेट से इतनी, और मैं मान लेता हूं कि इसमें टोटल मॉलिक्यूल 100 थे, तो जब आपने हीट सप्लाई किया होगा तो इन 100 के बीच का एवरेज डिस्टेंस बड़ा होगा, जिसकी वजह से आपको ये डेल्टा एल मिला। बट जब आपने लेंथ ही ओरिजिनली बड़ी ली थी, जिसके अंदर 100 नहीं 200 मॉलिक्यूल थे, तो उन 200 के बीच में एवरेज डिस्टेंस बड़ा होगा। तो इस वक्त जो डेल्टा एल आएगा वो इस वाले डेल्टा एल से थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि इनमें मॉलिक्यूल्स भी तो ज्यादा थे, तो हर एक के बीच का डिस्टेंस ज्यादा बढ़ता गया, तो ओवरऑल डायमेंशन इधर के ज्यादा बड़े मिलेंगे एज कंपेयर टू दिस। तो ये वाले डायमेंशन एक किस पे डिपेंड किए, ओरिजिनल लेंथ पर कितनी थी, लेंथ ओरिजिनली कितनी थी। तो मैंने डायरेक्टली बोल दिया कि डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। बट अब एक तो आपको मुझे बताना पड़ेगा कि और किस पे ये लेंथ, चेंज इन लेंथ डिपेंड करती होगी। ये तो बड़ा इजी है, देखो ये तो बता दोगे। टेम्परेचर। टेम्परेचर, ऑब्वियस सी बात है भाई, हीट तो देना पड़ेगा ना, कहां से होगा। तो टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी, जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ज्यादा ये लेंथ आपको मिलेगा। ऑन कंबाइनिंग दीज टू इक्वेशन 1 and 2, डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल एल एंड डेल्टा टी। ये आ जाता है अपना एल डेल्टा टी। एंड ऑन रिमूविंग दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन, जब ये साइन को मैं हटाऊंगा तो यहां पर आ जाएगा एक कांस्टेंट, और एल से रिलेटेड कांस्टेंट कौन सा था, लेंथ से रिलेटेड? अल्फा। अल्फा। नाम क्या था अल्फा का? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। गुड। तो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन है, ये अल्फा है, दिखता सेम है पर भावनाएं दोनों की अलग अलग है। हाँ? ये प्रोपोर्शनलिटी था, वो हटकर ये अल्फा है, तो एक जैसा मत समझ लेना। तो इधर अल्फा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अब अल्फा को सब्जेक्ट बनाते हो तो क्या आएगा, डेल्टा एल बाय एल इंटू 1 बाय डेल्टा टी। तो दो बॉक्स बनाने आपको। फ्यूचर में अगर मैं बोलूं कि भाई ये चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला क्या होता होगा, तो आपको ये बताना है, और अल्फा का फॉर्मूला क्या होता होगा तो आपको ये बताना है। बता पाओगे इतना? बताना पड़ेगा, मैंने बता दिया है उसके बाद तो बताना पड़ेगा, वो ऑप्शन नहीं दे रहा हूं। अब डिफाइन करना और इजी है। देखो मैं अल्फा को डिफाइन कैसे करूंगा, ट्रेंड पकड़ लेना, क्योंकि अगले दो बॉक्स आपको भरने मेरे साथ साथ, ये जो पार्ट्स है। चेंज इन लेंथ, डेल्टा एल क्या होता है, चेंज इन लेंथ, तो अल्फा इज डिफाइंड एज
change in length per unit length per degree rise in temperature. Change in length per unit length per degree rise in temperature. बोलो टफ है? नहीं, पंत बोल के बताना, कैमरा ही सेट करता रहेगा। बोल। नहीं, तू जब भी बोलता है तेरी आवाज नहीं आती, तू पहले से क्या सेटिंग करके रखता है? मैं बोलूंगा पर सुनने नहीं दूंगा किसी को कि गलत है कि सही, बस लिप्स। यार तेरा माइक्रोफोन का इशू है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। प्रीत बोल दे। सर चेंज इन लेंथ पर डिग्री टेम्परेचर, भूल गया चेंज इन अभी लेंथ, आपने। अरे इधर देख, चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ, पहले इतना बोल। चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। अब साथ में बोल दे। चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। याद हो गया, खत्म। यस। इजी पीजी। ठीक है, अब बात करते हैं डॉली से। डॉली, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ अल्फा? क्या लगता है एसआई यूनिट लेंथ का क्या होगा? मीटर। तो ऊपर मीटर, नीचे मीटर, मीटर स्क्वायर। नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। ऊपर मीटर, नीचे मीटर, इसके ऊपर मीटर, उसके नीचे मीटर। अरे मीटर कैंसिल। केल्विन रेज टू -1। वेरी गुड डॉली भाई, लेंथ का यूनिट लेंथ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बस टेम्परेचर बचेगा, वो भी 1 अपॉन टेम्परेचर। तो ऐसा यूनिट हो जाएगा केल्विन इनवर्स, या दूसरा यूनिट लिखना हो तो डिग्री सेल्सियस इनवर्स। तो कभी आपको ये दिखे तो समझ जाना किसका ऐसा यूनिट है, अल्फा का। ये 2 बॉक्स क्लियर है? याद रख पाओगे फ्यूचर रेफरेंस के लिए? ये सब नोट्स में लिखना है, कॉपी में नहीं लिखना है। कॉपी में याद नहीं रहती चीजें, मैं बार बार बोल रहा हूँ। जितना जुगाड़ कर सकते हो नोट्स में लिखो, पेंसिल से लिखो। अगर आपको पेन से लिखने, आपको जल्दी लिखना और ऐसा लगता नहीं यार मुझे नोट्स भी अच्छे रखने, तो पेंसिल से लिख लो, बाद में सही कर लेना, पर होना नोट्स में चाहिए। जिसको कॉन्फिडेंस हो कि नहीं यार मैं तो नोट पहली बार लिखूंगा, डायमंड मतलब हीरा ही होगा, ऐसा लिखूंगा, तो फिर लिख लेना पेन से, बट होना नोट्स में चाहिए यार प्लीज। नोट्स में चीजें होती है तो कभी कभी गलती से नोट्स खुल जाए तो पढ़ने में आ जाती है, बट कॉपी कभी गलती से नहीं खुलती है। चलो भाई, अब एरिया पे बात करते हैं। अगर चेंज इन एरिया की बात करूंगा तो दैट चेंज इन एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल एरिया। कितनी बड़ी शीट ले रहे हो? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। अब जिसको ट्रेंड पकड़ में आ गया हो वो सटासट अपनी कॉपी में, अपने नोट्स में लिखते जाओ। जिसको नहीं पकड़ में आया वो एक और देख लो, थर्ड वाला आप कर लेना। तो भाई ओरिजिनल जो चेंज इन एरिया है वो ओरिजिनल एरिया से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जैसे ओरिजिनल लेंथ से था। टेम्परेचर डिफरेंस, भाई जितनी ज्यादा हीट दोगे उतना ज्यादा एरिया में चेंज आएगा। दोनों इक्वेशन को अगर मर्ज कर दोगे तो डेल्टा ए जो होगा वो ए और डेल्टा टी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कंबाइन कर दिया, और जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करोगे तो वी इंट्रोड्यूस वन मोर कांस्टेंट। अल्फा के बाद आ गया बीटा, और वो बीटा क्या था? कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन या सुपरफिशियल एक्सपेंशन। और यहां से बीटा को सब्जेक्ट बनाया जाए तो वो क्या होगा? डेल्टा ए बाय ए इंटू 1 बाय डेल्टा टी। ये 2 बॉक्स इसके भी हो गए। प्रीत तेरा काम आ गया। सर चेंज इन एरिया पर यूनिट एरिया पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। वेरी गुड, वेरी गुड। एंड ऐसा यूनिट? ऐसा यूनिट केल्विन इनवर्स। अरे इसकी भी चेंज नहीं होगी भाई, एरिया का एरिया से यूनिट कट जाएगा, तो 1 अपॉन टेम्परेचर। तो इधर भी ऐसा यूनिट पहले जैसा ही रहने वाला है, कोई चेंज नहीं रहेंगे। तो इधर भी होगा केल्विन इनवर्स या डिग्री सेल्सियस इनवर्स। अब जिसने ट्रेंड पकड़ लिया था उन लोगों ने थर्ड भी खत्म कर दिया होगा। तो थर्ड वाला है वॉल्यूम का। तो भाई जो भी चेंज इन वॉल्यूम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ओरिजिनल वॉल्यूम से, इक्वेशन नंबर 1। चेंज इन वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर डिफरेंस से, इक्वेशन नंबर 2। जब दोनों को कंबाइन करोगे
तो ये हो जाएगा v डेल्टा t। और अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटने पर कौन सा कांस्टेंट आएगा? गामा। गामा, जिससे हल्क बनता है, मतलब वो तो गामा रेज है बट गामा, नॉर्मल गामा, बस याद रख सकते हो। सो आ गया हमारा बॉक्स, और ये हो गया हमारा कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। गामा यहां से मैंने सब्जेक्ट बना दिया। प्रीत आएगा, तू ही आएगा। सर चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम पर डिग्री टेम्परेचर। पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। द्विज रिपीट कर दे इसे। मतलब डेरिवेशन पूरा मुंह से कैसे रिपीट करेगा? अरे स्टेटमेंट यार। स्टेटमेंट है। गामा इज डिफाइंड एज, gamma is defined as change in volume per unit volume and into change rise in temperature पर डिग्री राइज इन per टेम्परेचर। degree rise in. वापस बोलो। Gamma is defined as change in volume per unit volume into change in rise in temperature. उल्टा बोल रहा है, इनटू करेगा तो वो 1/t है, इसलिए पर डिग्री लगाना जरूरी है। 1/t नहीं है। वापस देख, चेंज इन ज्यादा वॉल्यूम। नहीं, ऐसा आराम से नहीं बोल सकते। चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम इनटू 1 by change in temperature. ठीक है, 1 by बोलेगा तो चला लेता हूं मैं, बट एक फ्लो में याद रखेगा ना सबको तो इजी रहेगा, क्योंकि नीचे पर जब डिवाइड करते तो पर लगा देते ना अपने वो वाले रेड बुल्स वाले। सो डेल्टा वी इज चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। इजी है यार, इतना टफ नहीं है। ये बॉक्स क्लियर है सबको? ये आपका न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे ये बॉक्स, खासकर ये ऊपर वाले। तो इसलिए मैंने बॉक्स बनवाया कि आपको याद रहे कि फ्यूचर में बोलूं भाई चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला अल्फा एल डेल्टा टी, चेंज इन एरिया का फॉर्मूला बीटा ए डेल्टा टी, चेंज इन वॉल्यूम का गामा वी डेल्टा टी। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट पेज पे जाओगे तो खाली पेज मिलेगा, तो खाली पार्ट को नहीं देखना है, उसके ऊपर वाले पार्ट को देखना है, और खाली पार्ट पे लिखना है। अगर अभी तक वो यूज ना किया और कर लिया हो तो दूसरा खाली पार्ट ढूंढो। जनरली ये जो गामा है उसके बारे में एक चीज नोट की गई कि हायर वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर पे ये कांस्टेंट रहता है, बट फॉर लोअर वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर इसका वैल्यू चेंज होता है। और कैसे रिलेट करता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बाजू में ग्राफ दिख रहा है, ग्राफ की एक्स एक्सिस पे देखो टेम्परेचर कितना है, 250 केल्विन, 500 केल्विन। 500 केल्विन बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। अब 500 केल्विन के बाद देखो ग्राफ क्या सीधा स्ट्रेट हो रहा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस दैट, और वो ग्राफ की वाई एक्सिस पे क्या है? गामा, गामा का ग्राफ है। तो गामा वर्सेस टेम्परेचर के ग्राफ में आप देखो तो हायर वैल्यूज पे तो कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है, पर फॉर लोअर वैल्यूज वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, थोड़ा सा टेम्परेचर से अलग रिलेट करता है। इसको डिराइव करना है। इनवर्सली मतलब 1/t से बराबर होता है। आपने होमवर्क शीट का क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 2 नंबर में आ जाता है, प्रूव दैट गामा इज इक्वल टू 1/t। अब आप ढूंढोगे सर गामा तो लिखा ही नहीं है पॉइंट नंबर 4 में, वो तो अल्फा सबस्क्रिप्ट v लिखा हुआ है। तो मैं वो भी क्लियर कर देता हूं। कहीं कहीं पर अल्फा को ऐसे लिखा जाता है अल्फा सबस्क्रिप्ट l, बीटा को लिखा जाता है अल्फा सबस्क्रिप्ट a, और गामा को लिखा जाता है अल्फा सबस्क्रिप्ट v। ये होता है लीनियर एक्सपांशन, एरिया एक्सपांशन, वॉल्यूम एक्सपांशन। अब ये बड़े कंफ्यूजिंग डिनोशन है इसके कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर, एरिया और वॉल्यूम एक्सपांशन के, तो मैं ये यूज नहीं कर रहा हूं। मैं अल्फा बीटा गामा यूज कर रहा हूं जो कि इजी होते हैं, कोई किसी के भी मार्क्स कटेंगे नहीं, दोनों यूज किए जाते हैं इंटरचेंजेबली, तो चल जाएगा। तो अब मैं आपको डिराइव करवा रहा हूं, प्रूव गामा इज इक्वल टू 1/t। ये प्रूव करना है आपको। सबको आइडियल गैस इक्वेशन पता है? तो वहीं से स्टार्ट होती कहानी। PV इज इक्वल टू NRT।
तो पीवी इज इक्वल टू आरटी भी लिख सकता हूं फॉर 1 मोल, लिख सकते हैं ना ऐसा, पीवी इज इक्वल टू आरटी फॉर 1 मोल। अच्छा, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल के डिफरेंशिएट कर रहा हूं। तो देखो, differentiate above equation by keeping pressure constant। प्रेशर को कांस्टेंट मान के अगर इसको डिफरेंशिएट करूं, अब इधर देखना, ध्यान देना, डिफरेंशिएशन के लिए सिंबल में डी यूज करता था, अभी हाल डी की जगह डेल्टा भी यूज किया जा सकता है, क्योंकि आपको इन दोनों के बीच का रिलेशन पता है, जब डेल्टा बहुत छोटा हो जाए तो डी बन जाता था, पर दोनों एक ही चीज होती थी। तो अगर मैं सिर्फ डी की जगह डेल्टा यूज कर रहा हूं तो ऐसे ऐसे घबरा जाने का नहीं भाई, डिफरेंशिएशन मुश्किल से तो सीखा था, अब डी से डेल्टा लिया है वापस, तो एक ही बात। प्रेशर तो कांस्टेंट है, रूल्स थोड़ी ना चेंज हो जाएंगे, कांस्टेंट तो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाता है, उसको थोड़ी ना पसंद होता है। तो P आ गया बाहर, V का डिफरेंशिएट करूंगा तो बन जाएगा डेल्टा V, डीवी बनता पर मैं डेल्टा V लिख रहा हूं, एक ही बात है। चलेगा आगे? चलू आगे, प्रखर क्या बोलता है, चले? R कांस्टेंट है, टेम्परेचर के लिए लिख दिया डेल्टा T। चलेगा? ये इक्वेशन मैंने बनाई डिफरेंशिएट करके। P और R का डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता, दे बोथ आर कांस्टेंट्स, कांस्टेंट बाहर आ जाते हैं। V का किया तो डेल्टा V, टेम्परेचर क्या किया तो डेल्टा T। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। बहुत डिफिकल्ट काम दे रहा हूं, बहुत ज्यादा। 2 को 1 से डिवाइड कर दो, ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं लगा ना? 2 को 1 से डिवाइड कर दो, जैसे ही करोगे तो P गेट्स कैंसिल आउट, R गेट्स कैंसिल आउट, तो मुझे जो बनता हो दिख रहा है वो ऐसा होगा। आपका भी ऐसा बन रहा है क्या? बोलो, बन रहा है क्या? बनता होगा। जगलिंग कर रहा हूं, डेल्टा V बाई वी एज इट इज, बट डेल्टा T को इधर भेज दिया, कर सकता हूं ऐसा? ये डेल्टा T को उठा के इधर भेज दिया, इधर ऐसे ही जा सकता है, ऐसा नहीं मेरी इच्छा है तो ऊपर ले जाऊंगा, बट इधर नीचे ही जा सकता है, वो मैथ्स में सिखाया है। ऐसा करने का रीजन क्या होगा, कोई बताएगा? किसकी पारदर्शी आंख? ट्राई करो। हाँ कर गई। अरे वो यूनिवर्स में वो प्रोपोर्शनल जो हो जाएगा इसलिए। अरे अरे अभी देखो, तो सबको प्रीत बताएगा, प्रीत नहीं बताएगा, द्विज बताएगा, इस बार द्विज बताएगा। द्विज, डिफाइन दिस। कौन सी आपने बताया वो वाला? हाँ, अरे जैसे तू बता सकता, बता, सही होना चाहिए, रॉन्ग नहीं होना चाहिए। चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम इनटू 1 अपॉन चेंज इन टेम्परेचर। और वो क्या था? गामा। गा, वेरी गुड। फंस जाता, अभी गामा नहीं बोलता था, मैंने डिफाइन करना सीख लिया, किसकी जगह डालना है ये तो पता लगेगा। तो चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम पर डिग्री राइजिंग टेम्परेचर, अभी सीखा था गामा होता है, तो प्रूफ हो गया ना, गामा इज इक्वल टू 1 बाय डेल्टा टी। मिल गए 2 नंबर आपको। ग्राफ एज इट इज जो भी है वो बना देना, दिख नहीं रहा क्या कोई? चलो, हेंस प्रूफ 2 नंबर आपकी झोली में। अब चलते हैं, देख लो इसमें कोई डाउट हो पूछ लो, अदरवाइज चलते हैं आगे। डिफरेंशिएशन के रिस्पेक्ट में करना जरूरी नहीं है। सुजल, किसी के भी रिस्पेक्ट में करे कैंसिल आउट होगा क्या? हाँ, हो जाएगा। ठीक है, अगर तू dt लिखता तो भी LHS में dt dt कैंसिल, dv लिखता तो भी कैंसिल, dt लिखता तो भी, मतलब बेसिकली लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके। क्लियर है सबको? हाँ, मैं का जा रहा हूं पंत आगे, 1 मिनट का टाइम है सबको। डाउट हो तो पूछ लो, लिखना बाकी हो तो लिख लो। सृष्टि आपको क्लियर है? स्तुति, रुद्र, नियति, जिनके वीडियोस ऑफ है भाई उनसे, कुशल, जानवी, आपको मैंने ये तो बता ही दिया, बहुत छोटू छोटू से चैप्टर है, तो 3-3 क्लास 4-4 क्लास में
खत्म होते चले जाएंगे ये चैप्टर्स। तो आप भी करते चले जाना, ऐसा नहीं हो कि इजी होने के बावजूद सर इजी इसलिए नहीं किया, टफ वाला होता नहीं था इसलिए नहीं किया, पता लगा पूरा सिलेबस बचा रह गया। तो ऐसा नहीं जुगा लॉजिक लगाना है, साथ साथ में करते जाओ। सफिशिएंट टाइम मिलता है आपको 2 क्लासेस के बीच में। ये सिर्फ एक्सक्यूज होगा आपका कि सर मैं एक सेशन को कराए को रिवाइज करने का 20 मिनट नहीं निकाल पाया, 30 मिनट्स नहीं निकाल पाई। खुद से पूछो, अंदर ही अंदर लगेगा या कैसा झूठ बोल रहा हूँ। तो एक्सक्यूजेस मत देना, सफिशिएंट टाइम है। जिस वक्त जो किया है क्लास में वो तब दूसरी क्लास में आने से पहले ईमानदारी से रिवाइज हो सकता है 30 मिनट्स। इतना तो हम टाइम पास ही करते थे सोने के पहले, तभी हो सकता है। तो एक्सक्यूजेस हमेशा देने वाले को अच्छे लगते हैं और सुनने वाले को खराब, तो इससे अच्छा है दो ही मत। ऑलराइट, चले आगे पंथ, विद योर परमिशन चालू करूं मैं? ओके, थैंक यू सो मच। अब हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा एंड गामा के बीच का रिलेशनशिप डिराइव करेंगे कि भाई ये अगर मैं किसी क्वेश्चन में मुझे जरूरत थी अल्फा की, दिया बीटा है, तो कुछ तो तरीका होगा जिससे बीटा से अल्फा निकाल लूं, तो वो मैं रिलेशनशिप डिराइव करूंगा। फाइनल आंसर क्या आएगा वो पहले बता देता हूं। अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू गामा बाई 3। इस चीज को प्रूव करने वाला हूं मैं। अब देखो, अगर बीटा दिया होता तो बीटा बाई 2 करके अल्फा मिल जाता, ये गामा दिया होता, तो ये रिलेशनशिप हम डिराइव करेंगे। बहुत इजी है, बहुत इजी। अगर आपने ट्रेंड पकड़ लिया तो दूसरा आप खुद कर पाएंगे। ठीक है, तो फोकस स्क्रीन पर होना चाहिए, इजी चीजें मिस नहीं होनी चाहिए। और एक चैप्टर का इकलौता डेरिवेशन है, सोचो एक डेरिवेशन वो भी इजी हो, चैप्टर कैसा बन जाएगा, पॉपलू। चलो अब मैं जाता हूं एरिया पे कि सपोज करो एक स्क्वायर शीट है जिसका इधर का लेंथ L, इधर का लेंथ L एट टेम्परेचर T। बोलो टफ है क्या? नहीं, स्क्वायर शीट है। हाँ स्तुति, इससे पक्का क्लियर है ना? ये टेंशन में दिख रही थी। अब आपने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, कितना कर दिया, T प्लस डेल्टा T, तो डेफिनेटली लेंथ में कुछ तो इंक्रीमेंट हुआ होगा दोनों साइड। तो इधर की लेंथ हो गई होगी L प्लस डेल्टा L, इधर की लेंथ हो गई होगी L प्लस डेल्टा L। बोलो टफ है? नहीं, मैं ही बोल देता हूं नहीं। इनिशियल एरिया क्या होगा, कोई बताएगा मुझे? स्क्वायर शीट है, इनिशियल एरिया क्या होगा? L स्क्वायर। तो भाई फाइनल एरिया क्या हो जाएगा? इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे रहा हूं, L plus delta L square। ओए होए सुजल, बड़ी भारी आवाज है, अमिताभ बच्चन बनेगा। L प्लस डेल्टा L होल स्क्वायर। टफ है? अब एक बेसिक मैथ्स बताता हूं। किसी भी चीज का चेंज निकालना हो, जैसे इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री था, बढ़ा के मैंने कर दिया 50, व्हाट इज चेंज इन टेम्परेचर? फाइनल माइनस इनिशियल। यस सर। तो वैसे ही चेंज इन एरिया क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। बस खत्म। तो डेल्टा ए हो जाएगा ए डैश माइनस ए। साथ साथ में अब तो लिखते भी चल सकते हो आप, ए डैश का वैल्यू क्या है, एल प्लस डेल्टा एल होल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। बोलो सही लिखा मैंने? फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। नियति, आर्य ए पटेल, आर्य वी पटेल, हनी, दर्शन, क्लियर है आपको? ऑलराइट, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस एल स्क्वायर। सही लगाया? जो कैंसिल आउट हो रहा है काट दो, और इसको भी उड़ा देता हूं। कैसे? एल स्क्वायर से एल स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया, डेल्टा एल स्क्वायर कैसे उड़ गया? नेग्लिजिबल है। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि भाई ये जो चेंज इन लेंथ होता है वो बहुत छोटू सा होता है। अब सोचो 0.1 होता, उसका स्क्वायर करोगे तो छोटी चीजों का स्क्वायर करके वो और छोटे बन जाते, 0.01। ऐसी चीजों को ऐड करूं, सब्ट्रैक्ट करूं, क्या फर्क पड़ता है? नहीं करते।
लाइफ को इजी रखते हैं। पर ये मुझे पता है आप भूल जाओगे 4 दिन बाद कि डेल्टा एल स्क्वायर गया कैसे। तो बाजू में समझदार स्टूडेंट क्या करते हैं, डेल्टा एल स्क्वायर इज नियरली इक्वल टू 0 ऐसा करके लिख लेते हैं। ये बोल के सब लिखते हैं ऐसे, इसलिए ऐसा बोलना पड़ता है क्योंकि सब समझदार ही हैं। अब डेल्टा ए बचा क्या, 2L डेल्टा टी, सॉरी 2L डेल्टा एल। थोड़ी देर पहले मैंने आपको डेल्टा एल का वैल्यू बताया था, थोड़ी देर पहले बॉक्स बनवाया था। दर्शन क्या था बता दे। डेल्टा एल का वैल्यू अल्फा एल प्रोपोर्शनल अल्फा एल डेल्टा टी। यस, तो बंद कर, तेरा माइक बंद कर, सबसे पहले तो माइक बंद कर। ततर बाकी सही ततर हो बोला। रहा था। हाँ, बाकी बच्चे ने सही बोला भाई, डेल्टा एल का वैल्यू थोड़ी देर पहले लिखवाया था यार, ऐसे चीटिंग मत करना, भूल जाते हो। ये वाला अल्फा एल डेल्टा टी, तो मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब आपको दिख रहा होगा कि भाई डेल्टा ए एज इट इज, 2 एज इट इज, एल इंटू एल क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर, अल्फा एज इट इज डेल्टा टी। बोलो टफ था क्या? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एल स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, एरिया। तो भाई सब्स्टिट्यूट कर दो। मैं इसको दूसरे पेज पे लेके जाने का ट्राई करता हूं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डेल्टा ए इज इक्वल टू 2 एल स्क्वायर की जगह क्या आ गया, ए अल्फा डेल्टा टी। लिख सकते हो ना। अगर भूल जाओ तो समझदार स्टूडेंट क्या करते, ब्रैकेट में लिखते हैं एल स्क्वायर इज इक्वल टू ए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब डेल्टा ए एज इट इज, ए को मैं नीचे शिफ्ट कर रहा हूं और डेल्टा टी को भी नीचे शिफ्ट कर देता हूं इधर। तो आरएचएस में बच गया 2 टाइम्स अल्फा। ये क्या था, डेल्टा ए बाय ए इंटू 1 बाय डेल्टा टी बीटा। हाँ रिया, मैंने पता लगा लिया तूने जो बोला, बीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स अल्फा। तो भाई अल्फा कितना हो गया, बीटा बाय 2। ये पहला रिलेशनशिप डिराइव कर दिया मैंने अल्फा और बीटा के बीच में। इजी है ना। ये पेज नंबर 1, इसकी जरूरत हो किसी को लगता है कि सर मैंने लिख तो लिया है पर बाद के रेफरेंस के लिए मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूं। तो ये पेज नंबर 1 है एंड दिस इज पेज नंबर 2। अब मैं निकालूंगा यार अल्फा का गामा के साथ रिलेशनशिप। मैं आधा करूंगा, आधे से आपको ट्रेंड पकड़ लेना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, वहां पे स्क्वायर से स्टार्ट किया था, यहाँ पे बचपन में सीखा था मैंने ऐसा क्यूब बनाना। अभी भी बचपन ही चल रहा है पर ठीक है, ऐसा होता था क्यूब हमारा। अब सपोज करो एट टेम्परेचर टी इसका कुछ लेंथ होगा, इसका कुछ विड्थ भी होगा और इसका कुछ हाइट भी होगा। तो टी टेम्परेचर पे इसका वॉल्यूम कितना है, एल क्यूब। सही है। पर टेम्परेचर तो बढ़ाना पड़ेगा। अब मैं पूरा क्यूब वापस नहीं बनाऊंगा। हाँ, तो ये टी प्लस डेल्टा टी पे सब में डेल्टा एल डेल्टा एल डेल्टा एल ऐड हो जाएगा। तो फाइनल वॉल्यूम क्या बनेगा, एल प्लस डेल्टा एल होल क्यूब। वहां पर ए निकाला था, ए डैश निकाला था, यहाँ पे वी निकाला, वी डैश निकाला है। तो ट्रेंड के अकॉर्डिंगली यहाँ पे अगली स्टेप क्या होगी, डेल्टा वी, डेल्टा वी विच इज फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। अब फाइनल वॉल्यूम का वैल्यू है एल प्लस डेल्टा एल होल क्यूब माइनस एल क्यूब। अब यहां से उन सभी की गाड़ी रुक जाएगी जिसको ए प्लस बी का होल क्यूब नहीं पता है। तो कितने ही जुगाड़ लगा लो, जब तक क्यूब नहीं पता होगा तब तक आगे नहीं जा पाएंगे। तो मैं पूछता भी नहीं हूं, किसी को नहीं पता लगेगा आपको नहीं पता है, ऐसा जिसको नहीं पता है मैं लिखवा देता हूं।
चुपचाप जिसको पता है कि मेरे को नहीं पता है लिख लेने का। कुशल बताना चाहता था तो फिर कुशल तू बता ही दे। कुशल को मेरी आवाज नहीं आई क्या? बाकियों को सुनाई दे रहा हूँ मैं बहुत देर से पढ़ा रहा हूँ, बहुत देर से पढ़ा रहा हूँ। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है सर वो एक बात पूछनी थी। अरे अभी अपनी बात आराम से करेंगे। हाँ रीत ऐसी बात तो बीच सर में मत इसमें ला। से ही पूछना था। तो बोल, जल्दी पूछ ले। सर ये क्यूब में से सर एल प्लस डेल्टा एल कॉमन निकल के फिर स्क्वायर का लगा के उसमें मल्टीप्लाई कर दे तो नहीं चलेगा सर? तेरी इच्छा है, लगा दे, क्या फर्क पड़ता है, वही आंसर आएगा। मैथ्स थोड़ी ना मैं सिखा रहा हूँ, मैं तो फिजिक्स सिखा रहा हूँ। तेरे को अगर वैसे याद है तो वैसे कर सकता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। पर भाई जिसको नहीं आता है हीत से कांटेक्ट करो, हीत ने बड़ा अच्छा तरीका बताया है। तो अगर भूल जाओ तो भी जुगाड़ लगाया जा सकता है, ऐसा हीत ने बताया है। वो पक्का इंजीनियर बन सकता है। थैंक यू सर। जुगाड़ ऐसे होते हैं वहां पे। तो एल क्यूब से एल क्यूब इधर भी उड़ जाएगा। अब देखो यहां पर इसके पास क्यूब है, इसके पास स्क्वायर है, दोनों बहुत छोटी टर्म, बहुत ज्यादा छोटी होने वाली है। तो ये बोलकर मैं दोनों साइड से उड़ा दूंगा कि भाई इनको मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूं, क्योंकि जब छोटी टर्म से बड़ी टर्म को भी मल्टीप्लाई किया जाता है तो रिजल्ट जीरो मतलब छोटा निकल के आता है। तो ये बोलकर अगर मैं दोनों को नेग्लेक्ट कर दूं तो इस केस में मेरा डेल्टा v वुड बी इक्वल्स टू 3l स्क्वायर डेल्टा l। सबको मत उड़ा देना सर, इक्वल्स टू 0 ऐसा नहीं, आगे भी जाना है। अब तो याद होगा ना कि डेल्टा एल का वैल्यू क्या होता है, थोड़ी देर पहले ही बताया था। हनी बता देना। Alpha L and delta T. Yes, very good. Alpha L delta T. L square into L become L cube. Alpha as it is, delta T as it is. बोलो भाई, यहां तक किसी को स्टेप्स में डाउट? कोई डाउट? कुछ भी? चलो भाई क्लियर है, फिर तो अच्छी बात है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, चलो मैं 1 मिनट का टाइम देता हूं। ट्रेंड पकड़ ही चुके हो तो अब यहां से खुद लेके आओ। रिलेशनशिप बिटवीन गामा एंड अल्फा स्टार्ट लो। बैठे मत रहना बस। दोनों हमेशा साथ में ही पूछे जाएंगे? नहीं, जरूरी नहीं, जरूरी नहीं। पहला वाला डेरिवेशन जो मैंने बताया उसके नोट्स में 2 मेथड दिए हुए, दूसरा वाला टफ है, मुझे पता है नहीं भी देखोगे, बट आपको भी पता होना चाहिए कौन सा पार्ट नहीं देखना है। तो पेज नंबर 153 में बीच में ऑल्टरनेट मेथड करके लिखा होगा, वहां से लेके रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा एंड गामा नीचे लिखा होगा बोल्ड लेटर्स में। वो बीच में बॉक्स बना के मार्क करो कि वो आपको नहीं देखना है, ऊपर और नीचे वाला पार्ट देखना, नहीं तो छोड़ दोगे। इतना इजी डेरिवेशन। दक्ष समझ आएगा तुझे? पक्का? कोई डाउट है जो तूने दिल में रख रखा पर बोल नहीं रहा है? नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, ठीक है। आई होप सबका आया होगा, कुछ आ रहा होगा, कुछ आने वाला होगा, कुछ हो गया भाई। थम्स अप वालों के तो आ गए, वो मैं समझ सकता हूँ। जिनके नहीं आए वो बताओ। पंथ तू कुछ बोलेगा तो भी सुनाई नहीं देगा। अच्छा यही बोल रहा है, आ गया। ठीक है, तब मतलब साइन लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट ना। चलो भाई, जिसको दिक्कत है यहां पर कोई बात नहीं, मैं डिराइव करवा देता हूं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एल क्यूब की जगह v सब्स्टिट्यूट करो, तो डेल्टा v इज इक्वल टू 3v अल्फा डेल्टा t। 3 को इधर रखो, अल्फा को इधर रखो, बाकी सबको LHS में शिफ्ट कर दो। ये क्या बन गया? गामा। आज तो ये याद हो ही जाना चाहिए, बहुत बार यूज हो गया है। तो अगर गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया? गामा बाय 3। अब गामा अल्फा का वैल्यू बीटा बाय 2 भी है, अल्फा का वैल्यू गामा बाय 3 भी है,
तो जो मैंने बोला था स्टार्टिंग में डिराइव हो गया, अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाई 2 इज इक्वल टू गामा बाई 3। बॉक्स बना के रखो, बड़ा काम आएगा। नोट्स में लिख के रखो कि पंथ 153, ये पेज नंबर तूने पूछा है, पूछना चाहिए नहीं, नोट्स 11.1 करवा रहा हूं तो आजू बाजू ही होगा। तो दिस इज माय पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 ये रहा। अब एक छोटू सा टॉपिक बचता है 11.1 का, जो आपने कहीं ना कहीं लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। ये ऐसा बिहेवियर है, एनामोलस मतलब अनयूजुअल बिहेवियर। ऊपर वाले ने वाटर को एक अनयूजुअल बिहेवियर दिया है, वो अनयूजुअल बिहेवियर पढ़ना है हमें, जिसकी वजह से एक्वेटिक स्पीशीज सरवाइव कर पाती है विंटर्स में, माइनस के टेम्परेचर में भी सरवाइव कर लेती है। कभी सुना है पूरा ओशन आइस में कन्वर्ट हो गया? नहीं, पूरा ओशन कन्वर्ट नहीं होता है, सरफेस कन्वर्ट होती है, अंदर तो पानी रहता है, नहीं तो आइस में कन्वर्ट हो जाए तो एक्वेटिक स्पीशीज तो गई। तो ऐसा होता नहीं है। तो क्यों नहीं होता है? वो एक बड़ा अजीब बिहेवियर है वाटर का, जो वाटर के पास ही है, इसलिए उसको एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर बोला है। वो बिहेवियर क्या है वो मैं बताता हूं, क्यों है केमिस्ट्री वाले सर का दिमाग खा लेना, ठीक है? क्योंकि वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके वो जो क्यूब्स बन रहे होते, अंदर लेटाइस बन रही होती है, उसमें जाके समझाना होता है। आई एम नॉट द राइट पर्सन, वो केमिस्ट्री वाला होगा जो तुमको उस लेवल पे समझा पाएगा। बट क्या है वो मैं बताता हूं, जो फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सपोज करो आपके पास वाटर है 27 डिग्री सेल्सियस पे, और आप उसका टेम्परेचर कम करने वाले हो। अब हम सभी को पता है डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। जब आप किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट लिक्विड का टेम्परेचर कम कर रहे होते हो तो मॉलिक्यूल्स नजदीक आ रहे होते होंगे। अगर मॉलिक्यूल्स नजदीक आते दैट मींस वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा होगा, और वॉल्यूम का डिक्रीज डेंसिटी का क्या होता है? इंक्रीमेंट। ये नॉर्मल बिहेवियर बता रहा हूं। तो हर टाइम वाटर अनयूजुअल बिहेव नहीं करता है, एक पर्टिकुलर टाइम की बात करता है। तो अभी उसका बिहेवियर नॉर्मल रहेगा कि जैसे भी आप एक 27 डिग्री वाले वाटर का टेम्परेचर कम करते हो, उसका वॉल्यूम डिक्रीज होने लगता है, डेंसिटी इंक्रीज होने लगती है। थोड़ी देर पे वो 20 पर आ गया, तो कंपैरेटिवली डेंसिटी जो 27 पर थी उससे ज्यादा हो चुकी होगी डेंसिटी एट 20 डिग्री सेल्सियस। ये पूरी प्रोसेस कब तक चलेगी? 4 डिग्री सेल्सियस तक। 4 डिग्री तक डेंसिटी बढ़ते जाएगी, वॉल्यूम कम होता जाएगा जैसे जैसे टेम्परेचर कम हो रहा है। ये था नॉर्मल बिहेवियर। अब अगर ये अभी भी नॉर्मली बिहेव करता तो 3 डिग्री पर, 2 डिग्री पर वॉल्यूम और कम होना चाहिए था, डेंसिटी और बढ़नी चाहिए थी। बट यहां से हो जाता है उल्टा, वॉल्यूम इसके बाद कम होने की जगह बढ़ने लग जाता है और डेंसिटी वापस से डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। मतलब नॉर्मल से जस्ट अपोजिट। तो 2 डिग्री पे डेंसिटी कम हो गई, 3 डिग्री पे कम हुई, 2 डिग्री पे कम हुई, 1 डिग्री पे और कम, 0 डिग्री पे और कम। तो मुझे बता सकते हो डेंसिटी कौन से टेम्परेचर पे सबसे ज्यादा हुई होगी? सब 4 डिग्री सेल्सियस पे होगी ना? 4 डिग्री सेल्सियस पे। क्योंकि ऊपर जाने पर भी देखो, अगर 27 से 4 पर आने पर डेंसिटी बढ़ रही थी तो 4 से वापस 27 पे डेंसिटी कम होगी। तो 4 से ऊपर जाने पर भी डेंसिटी कम हो रही है और नीचे आने पर भी डेंसिटी कम हो रही है। तो मतलब सबसे ज्यादा डेंसिटी किस टेम्परेचर पे हुई? 4 डिग्री सेल्सियस पे। इसलिए चैप्टर 10 के स्टार्टिंग में जब रिलेटिव डेंसिटी का डेफिनेशन मैंने बताया होगा, अगर मैं आपकी बैच में था, तो वहां पे बताया जाता था डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। आज तक जो वाटर की डेंसिटी आप 1000 kg पर मीटर क्यूब या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब यूज करते हो, वो 4 डिग्री सेल्सियस की होती है मैक्सिमम डेंसिटी, और वही सब जगह यूज करनी होती है। अब इससे हुआ क्या? डेंसिटी अगर 4 डिग्री पे मैक्सिमम है तो डेंसिटी होता क्या है? कौन कितना भारी है? जिसकी डेंसिटी ज्यादा वो उतना भारी, ऐसे ही बोलते हैं लेमन लैंग्वेज में, नॉर्मल। तो मतलब 4 डिग्री वाला पानी सबसे हैवी हो जाएगा। अब मैं समझाता हूं ओशन के रिस्पेक्ट में।
अंटार्कटिक का एरिया है, टेम्परेचर 0 से नीचे जाएगा, अच्छा जाएगा, बट समर से कम होता हुआ आता है, एकदम से कम नहीं होता। तो धीरे धीरे टेम्परेचर कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है ओशन का। और 4 डिग्री पे जैसी सरफेस का वाटर पहुंचता है तो भारी होने की वजह से वो सरफेस के कहा चला जाएगा, अंदर, और हल्का वाला पानी कहा जाएगा, ऊपर। अब टेम्परेचर थोड़ी ना रुक गया है, टेम्परेचर तो अभी भी कम होगा, 3 डिग्री 2। तो इसको जो वाटर सरफेस पर पहुंचा उसके अक्रॉस टेम्परेचर कितना हुआ, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और 0, और 0 से नीचे। तो जितना भी सरफेस पर वाटर होगा वो तो हो जाएगा फ्रीज, क्योंकि टेम्परेचर नीचे जा चुका है, और भारी जो 4 डिग्री पे था वो अभी भी नीचे सेफ वाटर के फॉर्म में ही अवेलेबल रहेगा। इस वजह से वो जो एक्वेटिक स्पीशीज होती है वो डेप्थ में सरवाइव कर लेती है विंटर्स में, और टॉप पे पूरा आइस में वो कवर अप हो जाता है। बट अगर ऐसा नहीं होता तो पूरा का पूरा ओशन ही कन्वर्ट हो चुका होता आइस में विंटर्स में, और एक बार पूरा ही कन्वर्ट हो गया तो फिर सरवाइव कैसे करेंगे? स्टैच्यू ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता। दिस इज एनोमलस एक्सपांशन ऑफ वाटर। एनोमलस मतलब अनयूजुअल एक्सपांशन, कब? 4 डिग्री से नीचे जाते वक्त। सर वो ऐसा क्यों होता है? मैंने स्टार्टिंग में बोला था क्या होता है वो मैं बताऊंगा, ऐसा क्यों होता है वो तुझे तेरे केमिस्ट्री में मनजोत सर का सर खाएगा। इसके पीछे का डेप्थ वाला सही चीज तो मैं आधी अधूरी जानता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा क्यूब्स बनते, लेटाइज होती, मैंने भी कभी 11th में पढ़ा था केमिस्ट्री में, पर एग्जैक्ट मैं नहीं बता पाऊंगा और आधी अधूरी इंफॉर्मेशन में देने में विश्वास रखता नहीं। तो इससे अच्छा है जो बता सकता है उसके पास जाओ, बट फिजिक्स में वो नहीं पूछा जाएगा, इसलिए फिजिक्स के तौर पर मैंने आपको इनकम्प्लीट नहीं कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी है। बट फॉर मोर क्यूरियोसिटी कॉन्टैक्ट नंबर मंजोत सर का भी डाल दूंगा, या नेजल मैम या चैत्य सर, वहां पर भी टीम है, जहां पर आप जाते हो। सो दिस कंप्लीट्स योर सेशन 11.1। अब नेक्स्ट क्लास में 11.2, एक बार 2 मिनट का टाइम है, आप खोल के देखना, सिर्फ सेशन खोलो, ओनली डेफिनेशन से पूरे सेशन में, सिर्फ डेफिनेशन, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, वेपराइजेशन, सब्लिमेशन, ये सब पढ़ रखा है आपने कहीं ना। पॉप लूजर सेशन बन जाएगा। और स्पेसिफिक हीट, हीट कैपेसिटी, सीपीसीवी, मोलर स्पेसिफिक हीट, वो मैं पढ़ाऊंगा, पर सीपीसीवी थर्मोडायनेमिक्स में आप पढ़ के आए हो, एक मेयर्स फॉर्मूला, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, पढ़ा है ना। चैप्टर 12 थर्मोडायनेमिक्स में फिजिक्स में डिराइव भी करवाऊंगा, पर 12 में। तो ये सब सेशन कंप्लीट करने में मुझे हार्डली नेक्स्ट क्लास लगेगा, पूरा चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट करने में, तो ये आराम से हो जाएगा उतना वाला पार्ट तब। तो इतना पार्ट पढ़ के रखना, ठीक है। थर्ड सेशन में सिर्फ 3 ही टॉपिक है जो सिलेबस में है, लास्ट के 3 पॉइंट्स, तो उसको कंप्लीट करवाना बहुत बड़ा टास्क नहीं होने वाला है, वो तो मैं छोटू सा कहीं का मेरा वीडियो भी होगा तो वो भी दे सकता हूँ। थर्ड पॉइंट जिसको नहीं है वो टिक मार्क कर लो, 9, 10, 11 पॉइंट, ये 3 पॉइंट ही सिलेबस में बच गए हैं, बाकी सब कंडक्शन, कन्वेंशन, रेडिएशन आपकी सिलेबस से निकल चुका है। तो थ्योरी वाला पार्ट तो इस तरीके से खत्म हो जाएगा। न्यूमेरिकल के लिए 11.12 मैं चाहता नहीं हूं स्पून फीडिंग हो, क्योंकि अभी तक वही हो रहा है, सर आप करवाओगे तो हम करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। 6 में से 1 न्यूमेरिकल भी होता है तो खुद से कर लेना, वो एग्जाम में नहीं भूलोगे आप, अगर आपने खुद से किया होगा तो। बट स्टिल मैं पूरा न्यूमेरिकल का वीडियो लेक्चर बनवा रहा हूँ, मतलब अवेलेबिलिटी पूरे न्यूमेरिकल्स की होगी, पर देखना बाद में, पहले खुद से ट्राई करो, ना हो तो उधर से देख लो। इसके बाद जितने भी चैप्टर है उसमें सब क्वेश्चन सॉल्व एग्जाम्पल में मिलेंगे आप, मतलब चैप्टर 11 के भी जो न्यूमेरिकल है वो सॉल्व एग्जाम्पल में सब सॉल्व है। स्टिल मैं वीडियो लेक्चर दूंगा, बट मैं चाहता हूँ खुद से ट्राई करो। स्पून फीडिंग जब तक चलेगी तब तक खुद का मगज, यही बोलते हो ना गुजराती में, यूज नहीं होगा, वो करना जरूरी है। वहां ऑयलिंग नहीं होती रहेगी ना तो आपको डिपेंडेंसी हो जाएगी, 12th में प्रॉब्लम आता है। तो खुद से थोड़ा ट्राई करो, भले ही ना हो, एक भी ना हो, ट्राई तो किया था ना, वो इंपॉर्टेंट है। ट्राई करो, सॉल्व एग्जांपल से देखो, गिवन डेटा देखो, फॉर्मूला क्या लगाना है वो देखो, कुछ तो होगा, और नहीं होगा तो वीडियो लेक्चर देखना, पर हर बार पहले खुद से ट्राई करना। ओके, चलो सायनारा, बाय बाय, अगर सही बोला हूं मैं।